हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब एडू में। दिस इज़ अविनाश चंद्र और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जीएस और जीए। दोस्तों, जीए के अंतर्गत हम लोगों ने करंट अफेयर्स के क्लास एक कर रखा था और उसमें बताया था किस प्रकार से आप लोगों को अध्ययन करनी है। जो लोग नए होंगे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और किस तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ा जाए, किस तरह से उसका माध्यम बने, सारे दृष्टिकोण को देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था जो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग उसको देख लेंगे, उसके बाद इस सेशन को देखेंगे। मैं एवरीडे करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा और हमारे इस करंट अफेयर्स के सीरीज़ का नाम होगा ब्रह्मास्त्र, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है, इसलिए इसका नाम हमने दिया है ब्रह्मास्त्र। जैसे क्यूज सेक्शन का नाम मैंने महासंग्राम दिया है, उसी प्रकार हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन का नाम है ब्रह्मास्त्र। तो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र के अंतर्गत हम लोग को चलना है, आज पढ़ना है प्रमुख करंट अफेयर्स। आज दिनांक 26 तारीख हुआ, 26 है अगस्त, उसके बारे में अध्ययन करना है और जो भी प्रीवियस घटना घटी यानी 25 को जो भी घटना घटी उसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, मैंने समय को बचाने हेतु तो एक बोर्ड पे पूरा पैमाना रख दिया है, सारे पॉइंट को हमने केंद्रभूत कर दिया है। टोटल 24 पॉइंट्स को मैंने देखा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लेकर आया हूँ। तो मैं चलता हूँ एक एक पॉइंट को लेकर आपको विश्लेषण कराने के लिए। तो करेंट अफेयर्स ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों को बेहतरीन करंट अफेयर्स से रूबरू कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पहला टॉपिक जो है वो टॉपिक आप देखना, यहां मैंने लिख रखा है यूपी के सीएम। यूपी के सीएम कौन है दोस्तों? तो यूपी के सीएम द्वारा एनआरआई पोर्टल लॉन्च किया। तो यूपी के सीएम कौन है? आप लोग जानते होंगे, योगी है ना। तो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वाकांक्षी एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। एनआरआई को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहां पर समझना अच्छे से, एनआरआई क्या होता है। मैं पॉइंट यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना, जो बोलूंगा उसको अच्छे से सुनना। नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी यहां पर आए थे, वो डेट था 7 जनवरी 1915 से वहां से चले थे और 9 जनवरी 1915 को हमारे देश की धरती पर कदम रखे थे। तब से ये एनआरआई डे के रूप में, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 9 जनवरी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में जानते हैं। तो हमारा प्रश्न था करंट अफेयर से कि यूपी के सीएम जो योगी आदित्यनाथ हैं उसके द्वारा एनआरआई पोर्टल लॉन्च किया गया। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एनआरआई। ये पोर्टल जो है विदेशी भारतीयों और एनआरआई को भी स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के साथ उनके समस्याओं को हल करने में मददगार साबित होगा। ये जो पोर्टल है एनआरआई पोर्टल है, ये एनआरआई पोर्टल जो है आपका बोल सकते हो विदेशी भारतीय एनआरआई को स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के साथ उनकी समस्या को हल कराने में मददगार तो साबित होगी। साथ साथ यह पोर्टल न केवल राज्य में निवेश में मदद करेगा, इन्वेस्ट में मदद करेगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट आपको समझने होंगे। जैसे ये था आपका एनआरआई पोर्टल से रिलेटेड तथ्य। इसके अलावा आप देखोगे जो यूपी का एक चुनार बलुआ पत्थर है, यूपी का अभी जीआई टैग जो होता है ग्लोबल ज्योग्राफिकल इंडेक्शन है, तो जीआई है ना, तो जीआई टैग जो दिया जाता है, तो जीआई टैग आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश का एक, मैं नाम ले रहा हूं, उत्तर प्रदेश के चुनार बलुआ पत्थर, याद रखना मैं अलग से बता रहा हूं, चुनार बलुआ पत्थर है ना, चुनार बलुआ पत्थर, ठीक है। इसके साथ साथ गोरखपुर जो है, जो कि आपका यूपी के अंतर्गत ही पड़ता है, गोरखपुर का टेराकोटा टेराकोटा क्या है? जो पक्की हुई मिट्टी का बर्तन जो बनता है ना दोस्तों, वो टेराकोटा, हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ोगे। तो चुनार बलुआ पत्थर और टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है यूपी का, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, है ना, ये दिमाग में रखना है। इसके अलावा कुछ योजनाएं भी यूपी की सरकार के द्वारा कार्यान्वित कराई गई है। जैसे आपका कुछ योजना का मैं नाम ले रहा हूं, जैसे एक है कन्या सुमंगलम योजना, मैं इसको हटा रहा हूं। अब मैं पहला ही क्वेश्चन का विश्लेषण कर रहा हूं, है ना, पहला ही क्वेश्चन का मैं विश्लेषण कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं जो कुछ योजनाएं बनाई गई, जैसे कन्या सुमंगलम योजना, कन्या सुमंगलम योजना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों के कन्या सुमंगलम योजना कहां का है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है, ठीक है। इसमें क्या था कि बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक ग्रेजुएशन तक 15,000 की आर्थिक मदद के रूप में इसको देने की प्रावधान है। तो ये था कन्या सुमंगलम योजना। इसके अलावा आपका ले लो दस्तक अभियान भी है ना। अगर आपसे पूछ दे कि दस्तक अभियान कहां का चला, तो आप बोल दोगे कहां का है, यूपी का है। अगर इसके अलावा बोल दे कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, कृषक दुर्घटना
कल्याण योजना। तो ये कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो है ये क्या है, इसमें दुर्घटना के कारण कोई भी किसान की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के दौरान 5 लाख का जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा है वृक्षासन महाकुंभ योजना। वृक्षासन महाकुंभ योजना, देखो वृक्षासन महाकुंभ योजना जो था, इस अभियान में आपको बता दूं कि लगभग 22 करोड़ यानी 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के बाद, याद रखना 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के बाद ये विश्व रिकॉर्ड, मतलब आप बोल सकते हो इस तरह कि इस अभियान ने 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के बाद विश्व रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, इसके अलावा और सब भी अभियान है जो आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, तो कन्या सुमंगलम योजना कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। दस्तक अभियान कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश। और वृक्षासन महाकुंभ योजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैंने जीआई टैग दोनों के बारे में बताया और कुछ योजनाओं के बारे में बताया। ठीक है, यूपी के सीएम और गवर्नर से रिलेटेड बातें की। मैंने पहला पॉइंट पढ़ा, करेंट से रिलेटेड यूपी के सीएम द्वारा एनआरआई पोर्टल लॉन्च किया गया। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जो मेरा दूसरा पॉइंट होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाहकार की इस्तीफा। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं दोस्तों। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ फोकस करूंगा और दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हो, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाहकार की इस्तीफा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अमेरिका में चुनाव होने का ये चल रहा है। आप लोग जान लो कि अमेरिका में 2 तरह की पार्टी होती है, एक होता है आपका डेमोक्रेटिक पार्टी, मैं अलग से बनाऊंगा, एक है रिपब्लिकन पार्टी, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाहकार की इस्तीफा, मतलब जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, कॉनवे, वहां पर एक नाम है जिसका नाम है कॉनवे, मैं लिख दे रहा हूं, कॉनवे की इस्तीफा, इस कॉनवे ने इस्तीफा दे दिया। कॉनवे जो है 2016 में जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो डोनाल्ड ट्रंप के अभियान प्रमुख बनी थी। डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएसए के 45वें प्रेसिडेंट है। अगर पूछेगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ट्रंप यूएसए के कैवे हैं तो 45 है ना, 45वें जो है वो प्रेसिडेंट है, याद रखना है। ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार थे, इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब मैं बता रहा हूं क्या कि यहां पर यूएसए में बेसिकली 2 पार्टी है, एक है आपका रिपब्लिकन पार्टी और एक है आपका डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। तो जो आपका रिपब्लिकन पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे, कौन, डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने ऑपोजिशन वाले यानी डेमोक्रेसी वाले हिलेरी क्लिंटन, याद रखना हिलेरी क्लिंटन, इनसे मुकाबला था, जोड़ों का मुकाबला सर, याद रखना आप लोग, है ना। तो मैंने क्या बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो कौन से पार्टी के थे, रिपब्लिकन पार्टी के थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उम्मीदवार थे। इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के हिलेरी क्लिंटन को पराजित किए थे। ठीक है, इनका निवास स्थान, जो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है वो ट्रंप टावर है, जो मैनहट्टन में है। ट्रंप टावर हैटन में है। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, अमेरिका राष्ट्रपति की सलाहकार की इस्तीफा हो गई और वो सलाहकार का नाम था कॉनवे, याद रखना दोस्तों। क्या बताया मैंने दूसरे नंबर का क्वेश्चन का, कॉनवे। और डोनाल्ड ट्रंप जो थे कैवे थे, 45वें राष्ट्रपति बने थे। यूएसए में 2 तरह का राजनीतिक दल है, एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी के थे ट्रंप जी, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी थे उसके हिलेरी क्लिंटन, और हिलेरी क्लिंटन को पराजित करके ट्रंप जो है इस पे आए हुए थे उम्मीदवार के रूप में और राष्ट्रपति के लिए वो उम्मीदवार के रूप में चयनित हुए थे। ये था अमेरिकी राष्ट्रपति की सलाहकार की इस्तीफा। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, इसे मैं हटा दे रहा हूं दोस्तों। अब हमारा अगला पॉइंट होगा 3rd नंबर, नित्यानंद राय कोविड अस्पताल का उद्घाटन। 3rd नंबर का है, अच्छे से देखना दोस्तों, बच्चों अच्छे से समझना, मैं पॉइंट वाइज करके बोल रहा हूं। नित्यानंद राय ने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, वो बिहार के जो बिहटा क्षेत्र है, बिहटा बोलो पटना बोलो, है ना, बिहार के बिहटा पटना में कोविड-19 रोगियों को समर्पित 500 बेड वाले, कितने, तो 500 है ना, 500 बेड वाले एक अस्पताल का उद्घाटन किया बिहार के सिलाव बाजा। देखो मैं अलग से बता दे रहा हूं ना, देखो ये मैंने क्या बताया कि ये जो नित्यानंद राय ने है बिहटा में, कहां पर बताया मैंने, बिहटा बोल दो, पटना बोल दो, है ना, यहां पर कोविड-19 के लिए अस्पताल का उद्घाटन कराया और इसमें कितने बेड लगाने का प्रस्ताव किया गया था, 500। इसके अलावा मैं जीआई टैग के बारे में बता दूं, क्योंकि बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें जीआई टैग के रूप में आप ले लो शाही लीची और सिलाव खाजा जो मिष्ठान है, मीठा है ना, और इसके साथ साथ जो आपका शाही लीची है ना, लीची मैंने दोनों लिख दिया है ना, खाजा
और लीची, शाही लीची आप बोल सकते हो, दोनों में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। शाही लीची है ना, इसको जीआई टैग दिया गया। बिहार के प्रमुख योजना के कार्यक्रम भी आप लोग जान लो, क्योंकि बिहार के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं योजना में ले लूं, जैसे आदित्य योजना, अगर आपसे पूछ दे, देखो मैं हटा दे रहा हूं इसे ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पॉइंट नोट कर लो। जैसे आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि आदित्य योजना किस सरकार के द्वारा बनाई गई या किस राज्य से संबंधित है, तो आदित्य योजना बिजली आपूर्ति से, मतलब 24 आवर्स बिजली देगी, रहता है कि नहीं ये आप लोग अंदाजा लगा लो, लेकिन आदित्य योजना जो है बिजली आपूर्ति के संदर्भ में जो 24 आवर्स, मुख्यमंत्री मतलब क्या, जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, मैं लिख देता हूं यहां, मुख्यमंत्री बृहद मतलब क्या, जो बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है ना, वृद्धजन पेंशन योजना, ये कहां का है, तो ये भी आपका बिहार का है। इसमें क्या है कि 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति जो भी हैं उनको 400 रुपया 400 रुपीज मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा आप ले लो जल साक्षरता अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान ले लो, पत्रकार सम्मान योजना ले लो, स्नातक प्रोत्साहन योजना ले लो, इसके अलावा जो है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री ST/SC उद्यमी योजना ले लो। ये सारी योजनाएं जो मैंने बताया, ये सारे जो मैंने बोला उसको आप लोगों को नोट कर लेना है। ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो बिहार से संबंधित है। खाजा लीची याद रखना, ठीक है, और बिहार के मुख्यमंत्री तो जानते ही होंगे आप लोग, नीतीश कुमार। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब तो बताने वाला चीज नहीं है, आप लोग जान ही रहे होगे। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन के तरफ रुख करता हूं, और ये अगला क्वेश्चन है मेरा 4th नंबर, और ये 4th नंबर है आपका हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग अध्यक्ष। देखो दोस्तों, ये राज्य के बारे में चर्चा किया है, 3rd नंबर के बारे में हम लोग को जिक्र करने हैं ना, तो 3rd नंबर के बारे में जिक्र कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश का जो वित्त मतलब राज्य से संबंधित है ना, तो वित्त राज्य वाला आयोग के जो अध्यक्ष हुए हैं वो सतपाल सत्ती, मैं याद रखना, मैं बता दे रहा हूं, सतपाल सत्ती। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य पे है ना, हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो सतपाल सत्ती को किया गया है, ठीक है। ये बीजेपी के थे, ठीक है, बीजेपी के थे। लेकिन अगर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र में देखो यहां से बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, मतलब वित्त आयोग आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वित्त आयोग अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280। और जब भी मैं आर्टिकल का बात कर दूं, जब भी मैं आर्टिकल के बारे में चर्चा कर दूं कि हाँ ये आर्टिकल में दिया हुआ है, और जैसे ही आर्टिकल आ जाएगा मतलब ये निकाय हो जाएगा कौन सा, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट होगा ये ना, संवैधानिक निकाय होगा। क्यों संवैधानिक निकाय होगा, क्योंकि हमारा संविधान में इसका वर्णन दिया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280। हर एक 5 साल इसका वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त होते हैं। तो वित्त आयोग जो है केंद्र रूप में कितना आर्टिकल मैंने बताया, 280 मैंने बताया। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन अगर पूछ दे कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 22 नवंबर 1951, डेट नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। याद रखना कि एस्टेब्लिश्ड हुआ था कब, 22 नवंबर 1951 को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत के केंद्रीय सरकार और जो राज्य सरकार है उसके बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना ही इसका काम था, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हेड क्वार्टर इसका क्या है, तो इसका हेड क्वार्टर का न्यू दिल्ली। याद रखना इसका हेड क्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली है। यह एक संवैधानिक निकाय है, मैंने पहले ही बता चुका। आर्टिकल कितना है, तो 280 है, ठीक है। तो पूछेगा वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके द्वारा होता है, तो वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। आर्टिकल कितना में है, 280 में। अगर मैं बोल दूं कि पहला वित्त आयोग का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो केसी नियोगी। आप लोग जानते होंगे केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बने थे वो केसी नियोगी थे। अगर मैं बोल दूं, जैसा अभी क्वेश्चन पूछ देगा क्या कि पहले, तो पूछ दिया क्या, केसी नियोगी। अब क्या क्वेश्चन पूछेगा, अभी वर्तमान में जैसे 14th चल रहा है ना, वर्तमान में 14 चल रहा है, तो 14 थे कौन, YB रेड्डी। इसका पूरा जो RBI का गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, इसका नाम है कुछ थागा, है ना, मतलब YB रेड्डी मतलब यागा वेणुगोपाल रेड्डी बोलते हैं ना, यागा वेणुगोपाल, YB रेड्डी, यागा वेणुगोपाल रेड्डी। 14th है ना, 14 नंबर के थे, और 15 से 20 इसका कार्यकाल था, 2015 से 20। लेकिन 15th जो है, 15th यानी 15वां जो वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है NK सिंह, जो 20 से 25 है ना, ये याद रखना, NK सिंह 2020 से 25 तक इसका
है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया यहां पर, मैंने चर्चा की हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग का अध्यक्ष सतपाल सत्ती के बारे में। इसके अलावा मैंने बताया केंद्र में वित्त आयोग जो है, केंद्र में वित्त आयोग आर्टिकल कितना 280, ये कैसा निकाय, संवैधानिक निकाय, क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है, आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात संविधान निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1951 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहां है भाई? तो न्यू दिल्ली में है। वित्त आयोग का गठन जो अध्यक्ष होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। पहला कौन था? तो केसी नियोगी। 14th कौन था? वाई बी रेड्डी, है ना, वाई बी रेड्डी। और जो 2015 से 20 कार्यकाल था, और 15वां जो लेटेस्ट अभी बने हैं एन के सिंह, वो 2020 से 25 इनका वर्क ड्यूरेशन है। तो ये था मेरा चौथे नंबर का पॉइंट, चौथे नंबर का पॉइंट था हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष वाला। ठीक है, अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, जो नंबर होगा मेरा 5वां, देश का सबसे लंबा रोपवे। आप लोग अपना नोट्स बनाते जाना और मैं जो बता दे रहा हूं उसमें सहायक होगा आप लोगों का। देखो 5वां नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देश का सबसे लंबा रोपवे, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है, देश का सबसे लंबा रोपवे। अब आपके नजर में आएगा, दिमाग में आएगा कि सर रोपवे क्या होता है। हम लोग तो रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रोपवे क्या होता है। देखो तारों के जरिए जो है नदी पार करने वाला जो होता है ना, तारों के जरिए, जैसे आप लोग देखते होगे ना पिक्चर वगैरह में दिखाता होगा, बड़ा बड़ा खंबा रहता है ना, पोल का खंबा रहता है। ठीक है, बड़े बड़े पोल के खंबे रहते हैं ना। हीरो हीरोइन देखते होगे, ये तार से क्या होता है, यहाँ पर तार में झूला जैसा बना हुआ रहता है ना, यहाँ से यहाँ एक दूसरे से क्रॉस करता है, बड़ा मजा आता है ना। तो ये सब आप लोग देखते होगे। तो ये ही है रोपवे। रोपवे का मतलब क्या हो गया कि तारों के जरिए नदी पार करने वाला जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोपवे। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है कि देश का सबसे लंबा रोपवे, याद रखो, असम सरकार ने, असम की राजधानी दिसपुर जान रहे होगे आप लोग, तो असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर, कौन सी नदी बोला मैंने? देखो मैंने नदी कौन सा बोला दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र। राज्य कौन सा बोला मैंने? असम। ठीक है, तो असम के ब्रह्मपुत्र, है ना, असम, याद रखना, असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र के ऊपर 1.8 किलोमीटर, 1.8, देखो यहां मीटर किलोमीटर में ध्यान रखना है ना, तो 1.8 किलोमीटर लंबे रोपवे का उद्घाटन किया है, जो गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है, गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता है। यह भारत में एक नदी पर सबसे लंबा रोपवे है, मतलब भारत में जो है एक नदी पर बनाया गया सबसे लंबा रोपवे है, इसलिए फेमस है। इसमें 26 करोड़ रुपए की लागत लगी है, और इस 26 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इसमें 2 कैबिन शामिल है, जिसमें से प्रत्येक में 30 यात्री और एक ऑपरेटर, ऑपरेटर नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, तो 30 पैसेंजर यानी 30 यात्री और एक ऑपरेटर की क्षमता है, और रोपवे की पूरी लंबाई को पार करने में पूरा लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो बेसिकली पॉइंट जो है वो याद रखना कि रोपवे क्या होता है, ये समझ में आ गया। और देश का सबसे लंबा रोपवे है किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रखना, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी हो गया ना, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया इधर। ठीक है, और ये किस राज्य में हो गया? असम में हो गया। और कितना किलोमीटर लगभग? 1.8, और इसको तय करने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो असम की बातें उठी है, तो असम से रिलेटेड कुछ पॉइंट भी आप लोग ले सकते हो, जैसे असम के काजी नेमू, काजी नेमू नहीं बोलते, नेमू खाएगा, नेमू, नेमू एक्चुअल में वो नींबू की प्रजाति है, नींबू, काजी नेमू, तो मैं लिख रहा हूं यहां काजी नेमू, या नींबू की प्रजाति है वो काजी नींबू, और इसको जीआई टैग दिया गया है। याद रखना, असम के काजी नींबू को जीआई टैग दिया गया है। असम में ही जो अभिनंदन योजना, कुछ योजना है जिसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, अभिनंदन योजना। अभिनंदन योजना, अगर आपसे पूछा जाए कि अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य से है, तो असम से। देखो योजना भी मैं बता रहा हूं, एक तरह से अच्छे से सुन लेना, हर एक चीज में कभी ना कभी वो एग्जाम में आएगा दोस्तों, एकदम रामबाण है, इसलिए इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। तो असम में जो है अभिनंदन योजना, अब पूछेगा अभिनंदन योजना क्या है, तो छात्रों को उसके उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए 50,000 रुपये की मदद देने का आश्वासन है इसमें, अभिनंदन योजना में। इसके अलावा भी और भी, जैसे अरुंधति योजना, अरुंधति राय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अरुंधति योजना का संबंध असम राज्य से ही। अरुंधति योजना में क्या है, तो बेटियों के शादी, बेटी वगैरह का शादी होते रहता है, तो बेटियों के शादी के अवसर पर 1 तोला सोना, सोना 24 कैरेट का होता है दोस्तों, याद रखना है ना, तो 1 तोला सोना प्रदान करने की योजना है ये अरुंधति योजना और अभिनंदन योजना। ये दोनों, अरुंधति योजना, अभिनंदन योजना किससे संबंधित है? असम से। काजी नेमू मैंने पढ़ लिया। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रसिया और तुर्की के बीच समझौता। रसिया और तुर्की के बीच समझौता, इन दोनों ने दुर्जेस, याद रखना, दुर्जेस S-400, दुर्जेस S-400
400 है ना। दुर्जेस S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के एक दूसरे के साथ अनुबंध करके, मतलब एक दूसरे के साथ समझौता करके उस पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर से रिलेटेड रूस और तुर्की के बीच का समझौता। अब रूस से भारत का भी संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप लोग पढ़ोगे तो जैसे भारत रूस के बीच बहुत सारे सैन्य अभ्यास होते रहते हैं ना, जैसे इंद्र 2019, याद रखना ये सब क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, है ना। इंद्र 2019 किससे किससे है भाई, तो भारत और रशिया से, जिसमें जिसमें इंद्र लगा रहेगा। जैसे मान लो अगर कोई दूसरा पॉइंट दे दे, जैसे पूछ दे एविया इंद्र, इंद्र लगा हुआ है, देखो इंद्र लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, भारत रूस। अगर पूछ दे इंद्र नेवी, इंद्र नेवी, देखो इंद्र लगा हुआ है तो क्या होगा, भारत और रूस। तो ये सारी चीजों जो मैंने बताया ये सैन्य अभ्यास से रिलेटेड है, याद रखना। ट्रिक, अगर इसका ट्रिक बोले तो जिसमें इंद्र लगा हुआ है, देखो यहां भी इंद्र है भाई, यहां भी इंद्र है भाई, यहां भी इंद्र है, तो इंद्र हो गया किसका, रशिया के साथ। तो भारत और रूस के साथ जो सैन्य समझौता, सैन्य अभियान होता है, ये तीनों अभियान है किससे, रशिया से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इससे क्वेश्चन भी बनेगा, कैसे बनेगा, मैं जो टेस्ट सीरीज ले रहा हूं सुपर 50 उसमें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो अभिलाष को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, 7 नंबर, अभिलाष को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो अभिलाष एक लघु फिल्म है, याद रखना ये क्या है, अभिलाष जो है एक शॉर्ट फिल्म है, ठीक है, लघु फिल्म है जो लॉकडाउन पर आधारित है। अभी जो लॉकडाउन वर्तमान में चल रहा है लॉकडाउन पर आधारित है। बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इसे मिला। कुल 135 फिल्मों की प्रतियोगिता हुई थी, कुल 135 फिल्मों की प्रतियोगिता हुई थी और उसमें अभिलाष जो है लघु फिल्म को अपॉइंट किया गया और अभिलाष को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल कोऑर्डिनेशन भारत और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका टॉपिक ही है दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान। नेशनल कोऑर्डिनेशन भारत उज्बेकिस्तान। तो भारत उज्बेकिस्तान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक यहां पर संपन्न हुई है और जो भारत के विदेश राज्य मंत्री थे जिसका नाम था वी मुरलीधरन, देखना मुरलीधरन एक क्रिकेट खिलाड़ी है, मुथैया मुरलीधरन है ना, श्रीलंका का, ठीक है। तो वी मुरलीधरन जो है वो राज्य मंत्री है। वी मुरलीधरन ने उज्बेकिस्तान का जो उप प्राइम मिनिस्टर है और विदेश आर्थिक संबंधों के मंत्री भी है जिसका नाम है उमर जकोब है ना, उमर जकोब, ये उप प्रधानमंत्री भी हैं और विदेश आर्थिक संबंधों के मंत्री भी हैं और इनके साथ इनकी बैठक हुई और बैठक की सह अध्यक्षता कोऑर्डिनेशन हुई। यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं कौन, नरेंद्र मोदी, आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल सही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जो थे जिसका नाम था स्वाकत मिर्जियावेव, स्वाकत, देखो उज्बेकिस्तान का जो राष्ट्रपति था उसका नाम याद रखना स्वाकत, मैंने लिख दिया है स्वाकत मिर्जियावेव। और भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं सिलता लिख दे रहा हूं नरेंद्र मोदी। और देखो आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि उज्बेकिस्तान का राष्ट्रपति क्या होता है, क्यों पूछने का है भाई, क्यों पूछने का, इसलिए पूछने का क्योंकि अभी इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है संपर्क, इसलिए वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चर्चित बन जाता है। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे स्वाकत मिर्जियावेव के निर्देश के तहत ही ये बैठक गठित हुई थी। अब जो आप उज्बेकिस्तान देख रहे हो ये उज्बेकिस्तान मध्य एशियाई राष्ट्र है, मतलब एशिया का बीच में आप मैप में देखोगे तो मध्य एशियाई राष्ट्र है और पूर्व सोवियत गणराज्य बोल सकते हो ना। इसकी राजधानी है ताशकंद, ताशकंद समझौता आप लोग पढ़े होगे ना, देखो मैं बता दे रहा हूं, ताशकंद इसकी राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है और इसका मुद्रा जो है वो उज्बेकिस्तान सोम है। इसकी करेंसी जो है उज्बेकिस्तान सोम और इसकी राजधानी है ताशकंद। तो उम्मीद है दोस्तों नेशनल कोऑर्डिनेशन जो भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ नरेंद्र मोदी और स्वाकत मिर्जियावेव के बीच में हुआ वो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ और वो हमारा अगला पॉइंट होगा क्वेश्चन नंबर 9 में दिल्ली कैपिटल के नए कोच, दिल्ली कैपिटल के नए कोच, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 फैक्चुअल है, रयान हैरिस, याद रखना
अभी जो कोच बने हुए हैं, दिल्ली कैपिटल के नए कोच बने, वो उसका नाम है रेयान हैरिस, है ना। रेयान हैरिस दिल्ली कैपिटल के नए कोच बने हैं। ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज थे, है ना। इसे बॉलिंग कोच घोषित किया है। ये आईपीएल जो होता है, इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है, तो आईपीएल के आगामी सत्र के लिए, जो सेशन के लिए है, दिल्ली कैपिटल में ये शामिल होंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि 2009 में इन्होंने डेक्कन चार्जर्स के साथ आईपीएल भी जीता था। ठीक है, तो ये था 9 नंबर का रेयान हैरिस, ये था आपका दिल्ली कैपिटल के नए कोच। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर होगा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद। अब आपको मैं बता दूं कि एक अधिनियम था 2019 का अधिनियम, जो 16 धारा था, है ना। तो अधिनियम 2009, मैं क्या बोला, अधिनियम 2009, और धारा कौन सा बोला, 16। एक्ट जो था वो अधिनियम था 2009 और जो धारा थी वो 16। कभी कभी बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा। ट्रांसजेंडर समझ रहे हो ना, बायोलॉजिकल टर्मोलॉजी है, जिसको हम लोग छक्का बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं, किन्नड़ बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसजेंडर के रूप में जाना जाता है जब आपका क्रोमोजोम होता है 23 पेयर, आप लोग जानते होंगे, 23 जोड़ा यानी 46। जब इसमें बढ़ोतरी हो जाती है, यानी क्या, x + y मिलता है ना, मतलब जो भी आपका x + y, मतलब जैसे एक साथ मिलेगा बॉयज और गर्ल्स दोनों का, जब ये होता है उसके बाद ही वो क्या होता है, पुत्र की उत्पत्ति होती है। तो उस पुत्र की उत्पत्ति में जो इसका क्रोमोजोम की संख्या होनी चाहिए 46, ये बढ़ के क्या हो जाता है, अगर 47 हो जाए या कुछ इस प्रकार की घटना घट जाए, तो उस कंडीशन में ऐसे विकार होते हैं जो हम लोग को पढ़ने होते हैं बायोलॉजिकल टर्मोलॉजी में। तो फिलहाल हम लोग आते हैं ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 और धारा मैंने बताया 16। तो केंद्र द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है और इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन सभापति होंगे। याद रखना, दोस्तों यहां पर एक पॉइंट और जानने योग्य बात है। एक व्यक्ति का नाम है, मैं बोलता हूं थावर चंद गहलोत। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, थावरचंद गहलोत। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री पदेन सभापति होंगे, और जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री जो है इसके पदेन उपसभापति होंगे। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है मेरा 11वां नंबर, नमेदा शंकर दबे की 127वीं जयंती। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं नमेदा शंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। नमेदा शंकर दबे की 127वीं जयंती। तो एक गुजराती कवि थे, गुजरात के कवि थे, नाटककार थे, समाज सुधारक थे, जिसका नाम था नमेदा शंकर दबे। लिख दिया है मैंने, नमेदा शंकर दबे, जिसकी 127वीं जयंती मनाई गई और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अब मैं बता दूं कि ये जो दबे जी थे, दबे ये कहां के रहने वाले थे, तो सूरत के थे। कहां के थे, सूरत। याद रखना, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है ना, सूरत थे। इसे आधुनिक गुजराती साहित्य का संस्थापक कहा जाता है। आधुनिक गुजराती साहित्य, अगर पूछेगा आधुनिक गुजराती साहित्य के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो दबे जी को। याद रखना आप लोग, ठीक है। इन्होंने अपनी निडरता और रचनात्मक के लिए प्रसिद्ध है। इनका एक पत्रिका था जिसका नाम था डोंडियो या डांडियो बोलो, डांडियो क्या है भाई, तो पत्रिका है। किनका पत्रिका है, तो दबे जी का है, नमेदा शंकर दबे। याद रखना है ना। तो इनका रचना जो था डांडियो नामक पत्रिका के माध्यम से इन्होंने पेश किया था, और इनके जन्म दिवस को विश्व गुजराती भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व गुजराती भाषा दिवस। ठीक है, आधुनिक गुजराती साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है नमेदा शंकर दबे को। 127वीं जयंती मनाई गई, जिसमें श्रद्धांजलि दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये रहने वाले थे कहां के, सूरत के। और विश्व गुजराती भाषा दिवस इसी के लिए मनाया जाता है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, पॉइंट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर है 12। कितनी गोलियां थी, 12। मणिपुर के बलदीप, मैं यहां लिख दे रहा हूं बलदीप, ये नाम बहुत फेमस आएगा।
देखो मणिपुर के बलदीप निंगथौजम, निंगथौजम, ठीक है, निंगथौजम चर्चित हैं अभी। क्यों चर्चित हैं, क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? तो ये कहाँ के हैं सबसे पहले? तो मणिपुर के हैं। मणिपुर वहीं जहां पर लोकटक झील है, याद रखना, लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है ना। मणिपुर के 9वीं कक्षा का छात्र है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है ये, 9वीं क्लास का छात्र है, जिसका नाम है बलदीप निंगथौजम। इन्होंने कोरोबाई नामक एक मोबाइल गेम बनाया है ना, कोरोबाई नामक एक मोबाइल गेम बनाया। अच्छे से समझना दोस्तों, कोरोबाई नामक एक मोबाइल गेम विकसित किया है, और अभी मैंने बताया लोकटक झील है, ठीक है। गेम जो है वो कोरोबाई का विषय, इसका जो गेम का विषय है उसका है कोरोना वायरस और लॉकडाउन ही है। आपको बता दूं कि जो मोबाइल गेम है, इस मोबाइल गेम ऐप के अनुसार कोरोबाई नाम का एक लड़का है जो लॉकडाउन के कारण फंसा हुआ है और अपने घर लौटने का प्रयास करता है। इस कहानी में यही है इसका ये सार। कोरोबाई, ठीक है, कोरोबाई एक लड़का का नाम है जो लॉकडाउन में फंस जाता है और फंसने के उपरांत वो घर जाने का प्रयास करता है। इस मोबाइल गेम है, यह गूगल प्ले स्टोर में नंबर 2 ट्रेडिंग मोबाइल गेम ऐप का रिकॉर्ड बना चुका है। 2 नंबर का है ना, और याद रखना कितने नंबर का बोला? 2 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा मैं जीआई टैग के बारे में बात करूं तो मणिपुर का जो जीआई टैग है वो है आपका काला चावल। हाल ही में काला चावल को, जो मणिपुर का है काला चावल, जिसको चैक हाव कहते हैं, चैक हाव भी कहते हैं ना, यानी काला चावल, तो मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है। याद रखना दोस्तों, मणिपुर के काला चावल यानी चैक हाव को जीआई टैग मिला है। मणिपुर में लोकटक झील है, आप लोग दिमाग में रखना, ठीक है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है माई IAF, माई IAF लॉन्च किया गया ना। तो मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF लॉन्च किया गया। इसमें क्या खास बात है? तो वायुसेना प्रमुख जो है, एयर चीफ मार्शल, जिसका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौड़िया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राकेश सिंह भदौड़िया, डायरेक्ट में लिखता हूं भदौड़िया, है ना, वायुसेना। मैंने किसका जिक्र किया? वायुसेना, है ना, याद रखना, भदौड़िया, वायुसेना भदौड़िया, वायुसेना भदौड़िया। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जो हैं राकेश कुमार सिंह भदौड़िया ने, या राकेश भदौड़िया ने, या फिर राकेश सिंह भदौड़िया ने नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय जो है वहां वायु भवन में एक मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF, मैंने लिख दिया माई IAF, है ना, ये माई IAF को लॉन्च किया, ठीक है। अब माई IAF को लॉन्च कर दिया, ठीक है, भदौड़िया ने। यह डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है, याद रखना, डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। अब दिमाग में आएगा कि ये क्या क्या वर्क कर सकता है ना, तो आप याद रखो, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से इसको पहले तो डेवलप किया गया है। ये ऐप जो है वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक जितने भी लोग हैं उसे कैरियर से संबंधित जो जानकारी है या विवरण है उसको प्रदान करने का काम करता है ये ऐप भदौड़िया के द्वारा। याद रखना, माई IAF। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का, मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF जो लॉन्च किया गया, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले इस तरफ में, उम्मीद है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब मैं अगले इसे मैं हटा दे रहा हूं। अब मैं यहां पर आप लोग देखो, भारत सरकार, क्वेश्चन नंबर है 14 में है भारत सरकार AIIB के बीच एक समझौता, एक करार किया है, ठीक है। तो भारत सरकार और AIIB के बीच एक करार हुआ है, यानी भारत सरकार, याद रखना, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिमाग में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है एकदम निश्चित रूप से, महाराष्ट्र सरकार है ना। तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, आप लोग जानते होंगे, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई आप लोग जानते होंगे, और मुंबई एक बंदरगाह भी है, सीपोर्ट भी है, पत्तन भी है, आप लोग जानते होंगे। तो मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एशियन, याद रखना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, याद रख सकते हो, है ना। क्या क्या मैंने बोला? ए से हो गया एशियन, आई से हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर आई से हो गया इन्वेस्टमेंट, और बी से हो गया बैंक, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी AIIB, ठीक है, AIIB। इसने ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, AIIB
बी, याद रखना। और किससे, कौन सा सरकार है, तो ये महाराष्ट्र का सरकार है। इसमें क्या है, तो इसमें 500, याद रखना 500 यानी $500 मिलियन, $1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसा मन करे, तो $500 मिलियन की समझौता हुए। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने डॉलर मिलियन की समझौता हुई है, $500 की, ठीक है। AIIB मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। AIIB क्या है, तो AIIB मैंने अभी फुल फॉर्म बताया, ये जो है चीन का, याद रखना चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, अभी मैकमोहन रेखा के साथ भारत और चीन की सीमा को जोड़ता है, तो ये बैंक चीन की सरकार द्वारा प्रस्तावित है और इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, यानी AIIB की स्थापना 2016 में हुई थी और इसका स्थापना करने का उद्देश्य व्यापार था और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग या बीजिंग में है। इसका हेडक्वार्टर का अगर पूछेगा स्टैब्लिश्ड कब हुआ तो 2016, अगर हेडक्वार्टर कहाँ है तो बीजिंग, और बीजिंग कहाँ है तो चाइना में है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रही होगी। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब मैं चलता हूं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर है प्रकाशम पंतलू। देखो प्रकाशम जो है एक आंध्र प्रदेश का ही एक जिला है, प्रकाशम पंतलू। और आंध्र प्रदेश आप लोगों को पता होना चाहिए कि लैंग्वेज के आधार पर यानी भाषा के आधार पर गठित पहला जो राज्य था वो था आपका आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश, जो कि 53 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। तो टंगुट्री प्रकाशम पंतलू चर्चा में क्यों है, तो टंगुट्री प्रकाशम पंतलू चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह एक तो भारतीय राजनेता थे, एक याद रखना भारतीय राजनेता रहे हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी के CM रह चुके हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। याद रखना स्वतंत्रता सेनानी, मद्रास प्रेसिडेंट के CM और भारत के एक बड़े नेता ही है, ठीक है, नेता रह चुके हैं। याद रखना, दिमाग में रखना एकदम, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बाद में जो आंध्र प्रदेश बन जाता है तो आंध्र प्रदेश के पहले CM, बहुत अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। अगर पूछेगा आंध्र प्रदेश का पहला CM कौन था, तो आंध्र प्रदेश जब भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था, उसका पहला जो फर्स्ट CM ऑफ आंध्र प्रदेश जो था वो प्रकाशम पंतलू जी ही थे। इन्हें आंध्र केसरी यानी आंध्र का राजा या आंध्र का शेर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आंध्र केसरी किसके रूप में जाना जाता है, आंध्र केसरी। तो आंध्र केसरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो टंगुट्री प्रकाशम पंतलू को आंध्र केसरी के रूप में जाना जाता है, यानी आंध्र का शेर के रूप में जाना जाता है। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, बर्ली पेंटिंग सभी चर्चा में क्यों। बर्ली, देखो बर्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र बर्ली है ना, आप लोग जान रहे होंगे बर्ली। क्वेश्चन नंबर 16 बर्ली है ना, बर्ली पेंटिंग्स का संबंध सीधा पूछेगा किससे है, पेंटिंग से आएगा तो महाराष्ट्र से संबंधित है। एक जनजाति है बर्ली जो कहां पर है, महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो कार्यालय है जो इससे जुड़ा हुआ है ना, नोएडा में स्थित है, ठीक है। तो ये था बर्ली पेंटिंग चर्चा में है, इसलिए महाराष्ट्र से संबंधित है ये पेंटिंग चर्चा में, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। अगला प्रश्न है मेरा 70 नंबर, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, हालांकि मैं इसका चर्चा कर चुका हूं लेकिन प्रेसिडेंट का चर्चा किया था, मैं वाइस प्रेसिडेंट का ही भी एक चर्चा कर देता हूं, आप लोग उसके साथ भी मैच कर सकते हो। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, याद रखना। और मैंने बताया था कि यहां दो तरह का पार्टी है, एक है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो यहां दो भागों में बटा हुआ है, एक है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, दो पार्टी है। तो मैंने क्या बोला कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के यानी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है, याद रखना। और रिपब्लिकन पार्टी से आया है माइक पेंस और डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं कमला हैरिस। अभी कमला सब लोग सुन रहे होंगे, कमला भारती है ना। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से आ रहे हैं कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी से है माइकल पेंस। अगर याद ना रहे तो याद रखना रिपब्लिक में पॉ लगा हुआ है इसलिए पेंस आ गया ना, माइकल पेंस। और डेमोक्रेटिक हो गया तो डेमोक्रेटिक में कॉ लगा हुआ है, डेमोक्रेटिक तो क्रेटिक से हो गया कमला और रिपब्लिकन तो पॉ से हो गया आपका पेंस। तो याद रखना माइक पेंस और ये कमला हैरिस के बीच
चुनाव होगा और ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए होगा। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर। सरकार ने कर छूट की घोषणा की, जीएसटी। देखो यहां मैंने लिखा है सरकार ने कर छूट की घोषणा की जीएसटी में। तो जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तु एवं सेवा या माल। वस्तु एवं सेवा या माल कर। देखो वन नेशन वन टैक्स बना दिया गया है, मतलब एक देश रहेगा और उसका एक ही टैक्स होगा जिसका नाम क्या है? जीएसटी। याद रखना है ना। और ये मैंने बताया सरकार ने कर छूट की घोषणा की है जीएसटी, और जीएसटी जो है ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस दो भागों में बटा हुआ होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जो डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पे लगाया जाए और वो स्थानांतरित ना होता हो। जैसे सपोज करो मेरे पे लगाया, हम किसी को अपना भार किसी को दे नहीं सकते तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लेकिन अगर वो प्रतिस्पर्धा, जैसे कोचिंग पे लगा दिए, किसी संस्थान पे लगा दिया मैंने, और वो संस्थान पे लगाने के बाद मैं डायरेक्टर हूं, अगर मैं बदली हो गया दूसरा डायरेक्टर आ जाता है तो वो मेरा सारा कोचिंग का जो है भार वो ले लेता है, तो कर भी उसके ऊपर प्रस्तावित हो जाता है, तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु या सेवा पर अगर टैक्स लगाते हैं तो वो अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और किसी वस्तु विशेष किसी व्यक्ति पे लगाते हैं तो डायरेक्ट टैक्स होगा। सिंपल शब्दों में, फिर मैं इकोनॉमिक्स वाले जोन में बताऊंगा। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आपको इसके करंट रिलेटेड से मैं चीजों को बताऊं तो याद रखना दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जो 18 नंबर है, सरकार ने कर की घोषणा की 40 लाख रुपए तक के सालाना जितने भी टर्न ओवर होते हैं उनके कारोबारियों को यानी व्यवसायियों को जीएसटी में छूट दिया गया है। 40 लाख रुपया कौन दिया था? उदय कुमार, याद रखना। तो 40 लाख रुपए तक के सालाना टर्न ओवर वाले कारोबारियों यानी व्यवसायियों को जीएसटी में छूट दी गई है। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपए थी, मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में यह सीमा कितना था? 20 लाख रुपए थी, लेकिन वर्तमान में कितना बताया मैंने? 40 लाख रुपया है। याद रखना। अब अगर जीएसटी के बारे में थोड़ा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। ये अप्लाई कब आया? तो याद रखना 1 जुलाई 2017 यानी 2017 में जीएसटी लाया गया था। 1 जुलाई 2017 को लाया गया था 101वां संविधान संशोधन। याद रखना 101 है ना, 100 + 1 100, सेंचुरी + 1 100 है, याद रखना 101 है ना। तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था और 1 जुलाई 2017 को, याद रखना, ठीक है। अब पूछेगा कि ये जो जीएसटी लाया गया था किस समिति के द्वारा लाया गया था? तो विजय केलकर समिति। याद रखना दोस्तों, विजय केलकर समिति के द्वारा यह जीएसटी का सुझाव दिया गया था। और इसमें 5 तरह के टैक्स होते थे, 0 था, 5 था, 12 था, 18 था, 28 था प्रतिशत, ये सब था। बाद में फिर 4 था, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28% कर दिया गया था, पहले 0 भी रखा गया था, ठीक है। ये था आपका जीएसटी से संबंधित सारे तथ्य। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ। विजय केलकर को आपने देखा, 40 लाख देखा, 20 लाख देखा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखा, इनडायरेक्ट टैक्स देखा, 2017 देखा, 101वां संविधान संशोधन देखा। अब मैं पढ़ रहा हूं 19 नंबर का क्वेश्चन है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के संस्थापक थे। भूख लगे तो क्या खाओ? भूख लगे तो बर्गर खाओ। कोनिस बर्गर भुवनेश्वर के वास्तुकार थे दोस्तों। तो OR यानी उड़ीसा, मैं लिख दे रहा हूं यहां ओडिशा, इसका नाम होगा ओडिशा। ओडिशा, ओडिसी, ओ यहां उड़िया नृत्य भी है, ओडिसी। तो ओडिशा ने मछली पालन तकनीक को शुरू किया है। करेंट का क्वेश्चन है, जैव ईंधन प्रौद्योगिकी के माध्यम से गहन जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह स्टार्ट किया गया है। ओडिशा में एक मछली पालन की तकनीक है जिसको बोलते हैं बायोफ्लॉक। याद रखना दोस्तों, मैंने क्या बोला? बायोफ्लॉक आधारित खेती प्रणाली। अब आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोफ्लॉक होता क्या है और ये बायोफ्लॉक किससे जुड़ा हुआ है? तो बायोफ्लॉक किससे जुड़ा हुआ है? खेती से। अभी वर्तमान में कौन राज्य से जुड़ा हुआ है? तो उड़ीसा। और इसमें क्या है? मछली पालन तकनीक से संबंधित है। तो बायोफ्लॉक आधारित क्या होता है? तो बायोफ्लॉक के माध्यम से क्या होता है ना कि जो किसान रहते हैं, जो फार्मर रहते हैं, वो बिना तालाब की खुदाई किए ही एक टैंक में
मछली पालन कर सकते हैं, एक ही टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। यह मछली और झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम मतलब न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसको बोलते हैं बायोफ्लॉक आधारित टेक्नोलॉजी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और इससे कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो उड़ीसा। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों में चले तो छोटी छोटी मोटी बातों में देख लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे पीसी कल्चर, सपोज कर लो आपसे पूछता है पीसी कल्चर का संबंध किससे है, तो झट से बोलना क्या? मछली के पालन से। अगर पूछ दे इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी का संबंध किससे है, जैसे ही पूछे तो झट से बोलना मछलियों के अध्ययन से। अगर आपसे पूछ दे बच्चों नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो झट से बोलना मछली के उत्पादन से। अगर आपसे पूछ दे बच्चों कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झट से बोलना आप कि झींगा और प्याज के उत्पादन से है, यानी झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से है। ठीक है, ये सारे क्रांति, अब देखो बहुत सारे क्रांतियां हैं, उन सभी क्रांतियों को पढ़ना होगा। तो मैंने अभी क्या बोला, बायोफ्लॉक आधारित जो खेती प्रणाली था, एक टैंक में करते हैं, पीसी कल्चर, इक्थियोलॉजी और नीली क्रांति के बारे में चर्चा किया। और ये राज्य था उड़ीसा से संबंधित राज्य था। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट में। इसमें अगर कुछ पूछ दे जैसे हरित क्रांति, आप लोग याद रखना हरित क्रांति किससे है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में पहले भी बता चुका हूं, भारत में एमएस स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है यानी हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति खाद्य तेल या तिलहन से बोल लो, काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेल, बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, भूरी ग्रे या धूसर बोल दो, ये जो है क्रांति उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से संबंधित है। और रजत क्रांति पूछ दे तो अंडा से है, सुनहरी या गोल्डन क्रांति पूछ दे तो बागवानी उत्पादन से, जैसे सेब हो गया, शहद हो गया वगैरह वगैरह। इंद्रधनुषी रेनबो, इंद्रधनुष में 7 रंग होता है ना, याद रखना है दोस्तों, 7 रंग होता है। बैजीनाह पिनाला आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, साइंस में मैं बताऊंगा। तो इंद्रधनुष में सभी क्रांति को मिला दो तो इंद्रधनुषी क्रांति हो गया। गोल क्रांति पूछ दे तो गोल मतलब गोल गोल, लालू आलू, सॉरी आलू याद रखना है ना, गोल तो कौन? आलू। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन एक उड़ीसा से पूछ सकता है करेंट को जोड़कर कि जीआई टैग, जो जीआई टैग है तो उड़ीसा के रसगुल्ला को, मिष्ठान है रसगुल्ला, मिठाई का नाम है रसगुल्ला, है ना, तो उड़ीसा के रसगुल्ला को और एक हल्दी है जिसका नाम है कंधमाल हल्दी, उड़ीसा के रसगुल्ला और कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला है। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन होगा हमारा आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो अच्छा क्वेश्चन है, रूसिया सॉरी आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन, तो रूस में हुआ है। ये कहां हुआ है? ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ये कहां हुआ है? तो रूस में हुआ है ना, रूस में, याद रखना है दोस्तों, रूस में। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। तो रूस में आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन हुआ है, और इसकी जो राजधानी है मॉस्को, मतलब वहां के जो सचिव थे रक्षा उत्पादन राजकुमार, और जो भारतीय राजदूत थे डीबी वेंकटेश वर्मा, डीबी वेंकटेश वर्मा, ये जो थे भारत के राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा, इसके द्वारा किया गया। ठीक है, इस फोरम का जो आयोजन हुआ वो रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा 23 से 29 अगस्त 23 टू 29 अगस्त 2020 के बीच मॉस्को के पास पैट्रियाट पार्क में किया गया। पैट्रियट पार्क में, याद रखना, पैट्रियट पार्क में किया गया, और रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को में, है ना, मॉस्को में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब 1-2 पॉइंट याद रख लो। रूस की राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। आप लोग जानते हो कि राजधानी क्या है? मॉस्को, मैंने बता दिया। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट होगा मेरा 21 राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो याद रखना राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है एएसआई को चुना गया। एएसआई का मतलब हो गया आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, एएसआई आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, एएसआई आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। तो पुणे में स्थित है, पुणे समझ रहे हो ना, महाराष्ट्र, पुणे। तो पुणे में है स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, जिसको एएसआई हम लोग बोल रहे हैं, इसको चुना गया। और यह जो है आइडेंटिफिकेशन और जो है नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट श्रेणी के तहत प्रदान किया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिला? तो पुणे का स्थित जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है यानी एएसआई है, उसको चुना गया। ये ज्यादा से ज्यादा पूछेगा। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। बावाग में ने ग्लोबल
ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता? वाबाग ने, वाबाग, बाबा 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 वाबा बाबा वाबा वाबा, है ना, वाबाग ने, ठीक है। तो यह एक वाबाग, इसका नाम है वा टेक वा बाग, है ना, वा टेक वा बाग ने प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता। वाबाग ने चेन्नई के कोयम्बटू में अपने 45 मिलियन लीटर TTRO प्लांट के लिए ग्लोबल अवार्ड जीता है। TTRO। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर TTRO क्या है, तो यहां से फुल फॉर्म कभी कभी पूछ सकता है। टर्सरी ट्रीटमेंट, और R से हो गया आपका रिवर्स, है ना। TTRO क्या हो गया? टर्सरी ट्रीटमेंट, रिवर्स और ऑस्मोसिस, ठीक है। टर्सरी ट्रीटमेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस। भारत में सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत जल पुनः उपयोग संयंत्र के रूप में काम करता है TTRO। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 23 NSG के 51 SAG को मिला CAS। अब आप बोल रहे हो सर क्या कोड में लिख रहे हैं, तो NSG का मतलब तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आप समझ गए। अब है SAG का मतलब होता है स्पेशल एक्शन ग्रुप, बोल सकते हो, है ना, स्पेशल एक्शन ग्रुप। और उसके बाद बचता है CAS, तो CAS का मतलब हो गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, NSG हो गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, है ना। तो NSG के 51 SAG को मिली CS प्रशंसा, मतलब उसको ये उपाधि दी गई, याद रखना है इसको। अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट है, अंतिम है। 24 है बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन, जो गुजरात से संबंधित है। अभी तो सैनिटाइज का काम चल ही रहा है। तो गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीजन में जो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है उस पर सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया बैगेज सैनिटाइजेशन और सैंपल मशीन को, है ना। यह भारतीय रेलवे में अपनी तरह का पहला, बोल सकते हो आप, है। और यह जो है अल्ट्रावायलेट रे, जो पराबैंगनी किरण होता है, जो आपका अल्ट्रावायलेट रे है, UV रे, है ना, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण होती है ना, तो उसी प्रकार अल्ट्रावायलेट रे जो है उसका यूज करके सामान, कोई भी सामान है उसका 360 डिग्री जो है वो सफाई सुनिश्चित करता है, ठीक है। और ये महामारी, मतलब जो अभी जो कोविड-19 आया हुआ है, इस महामारी से सुरक्षा दिलाने हेतु ये बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन गुजरात में आरंभ किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये करंट अफेयर्स अच्छी लगी होगी। आप लोग अपना सारा जो भी मन में बातें हैं, मन की बातें हैं, उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करना और एक एक पॉइंट को लिखते रहना। मैं हर दिन आऊंगा आप लोगों के समक्ष और ऐसे ही करंट अफेयर्स को लेकर आऊंगा और हर एक दिन का पूरा विश्लेषण आपको करंट अफेयर्स ब्रह्मा अस्त्र में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के प्रयास से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये करंट अफेयर्स ब्रह्मास्त्र को डेली एवरी डे अच्छे विश्लेषण के साथ लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।